सब कुछ एक पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ जहां का नज़ारा किसी टूटे बाजार जैसा लग रहा था। मैंने एक नशेड़ी आदमी को देखा जिसकी आंखें फटी हुई थी। वह स्टेशन के बीचों बीच कसमसा रहा था। एक दर्जन पुलिस वाले उसके चारों ओर जमा थे, लेकिन बेबस थे, जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हों। वो चिल्ला रहा था, छटपटा रहा था, जैसे उसे भूत लग गया हो। और फिर नायक प्रकट होता है। ये मैं ही हूं डैनी। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने चुपचाप एक सोडा की बोतल आगे बढ़ाई। जैसे जादू सेवा आदमी अचानक एक पिल्ले की तरह आज्ञाकारी हो गया। पुलिस वाले तो आंखें फाड़े मुंह खोले देख रहे थे। वे सारा दिन व्यस्त रहे कि मुझे बस एक ठंडे पेय की बोतल से सब कुछ निपटाने की जरूरत थी। ये एक बहुत ही प्रभावशाली परिचय था, है ना? जब सब कुछ शांत हो गया तो मैं उस छोटे मोटे अपराधी के सामने बैठ गया। ये आदमी भी स्थानीय प्रकार का था जो इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता था। मैंने पैसों का एक मोटा बंडल निकाला, एक ऐसा प्रस्ताव जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। पैसे ले लो और मुझे उस सरगना का नाम बताओ। पैसे की गंध बहुत मोहक थी। वह सिर हिलाने लगा। सौदा पक्का हो गया। उसके तुरंत बाद में अपने पुराने दोस्त एक डिलीवरी करने वाले क्रिस से मिलने गया। भाईचारा भी था, पर काम काम होता है। मैं सीधे कह रहा हूँ, मुझे बॉस को फंसाने में मदद करो, नहीं तो तुम जेल जाओगे। ये एक दर्दनाक पीठ में छुरा घोंपना था, लेकिन क्रिस समझ गया कि सांप को पकड़ने के लिए आपको सांप की तरह रेंगना होगा। उसने हाँ कर दी। अगले दिन योजना के अनुसार छोटे मोटे गुर्गे क्रिस से माल लेने आए। एक दुर्घटना हुई। उनकी गाड़ी एक शानदार सेडान से जा टकराई। झुंड में से एक को छठी इंद्री थी, या क्या उसने चिल्लाकर कहा भागो, और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पुलिस वाले मधुमक्खियों के छत्ते की तरह टूट पड़े, आगे पीछे से घेर लिया। इसके बाद का नजारा किसी एक्शन फिल्म से भी बढ़कर था। अराजकता का एक जाल। वे बच्चे भी गाड़ी चलाने में माहिर थे। सोचा बच निकलोगे। मैंडेनी आसमान से टपका, सीधे ह्यूमर से जाकर उनसे टकराया। मैंने उनके भागने का रास्ता रोक दिया और एक मुस्कान के साथ उन तीनों को पकड़ लिया। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। पीछा करने के बाद मैं आराम से थाने लौट आया और पहले नशेड़ी को वादे के मुताबिक पैसे दिए। ठीक उसी समय मेरी असली पहचान उजागर हुई। मैं एक या डांग हूँ, एक पेशेवर मुखबिर जो कानून और अंडरवर्ल्ड के बीच दोहरी जिंदगी जीता है। लेकिन 3 साल पहले मैं बस एक आम टैक्सी ड्राइवर था। मुझे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए बचत करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। एक रात मैं एक शराबी यात्री को ले जा रहा था। उसने मुझे एक एनर्जी ड्रिंक दी, मुझे जगह रहने के लिए पीने को कहा। मुझे कहाँ पता था कि ये वो क्षण होगा जब मेरा जीवन पूरी तरह से एक नया मोड़ लेगा। उस पानी की बोतल में दवा मिली हुई थी। जब मैं उठा तो मैंने खुद को दर्जनों पुलिसकर्मियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। मुझे फंसाया गया था, एक ऐसे अपराध का मोहरा बना दिया गया था जो मैंने किया ही नहीं था। जेल में मेरा जीवन नरक जैसा था। या तो तैरो या डूबो, और मैं बहुत तेजी से डूब रहा था। कैदियों का एक समूह जिसका नेतृत्व बैरन नाम का एक खूंखार बदमाश कर रहा था ने मुझे अपना निशाना बनाया। बैरन जेल का सरगना था जो सलाखों के पीछे से ही एक पूरे ड्रग साम्राज्य को चलाता था। उसी समय बारवालिस नाम का एक निम्न स्तरीय अभियोजक था। वह इस भ्रष्ट व्यवस्था से तंग आ चुका था। उसकी मेज फाइलों से भरी हुई थी और हर दिन नशे की लत वाले अपराधियों की अंतहीन धारा का सामना करना एक दुःस्वप्न था। वह उनकी तुलना तिलचट्टों से करता था। एक दिन एक असली कॉकरोच डेस्क पर रेंगता हुआ आया और उसके मन में एक शानदार विचार आया। कॉकरोच को खत्म करने के लिए उनके ठिकाने का पता लगाना होगा, और ठिकाने का पता लगाने के लिए उसमें एक और कॉकरोच छोड़ना होगा। वह कॉकरोच में ही था। वॉलेस जानता था कि मैं अलग हूं, जानता था कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। उसने मेरी याददाश्त की परीक्षा ली और मेरी हर विवरण को याद रखने की क्षमता से दंग रह गया। उसने एक सौदा पेश किया। वो मुझे जेल से बाहर निकलने में मदद करेगा और बदले में मुझे जासूस बनना होगा। काम बैरन और उसके पूरे नेटवर्क पर नजर रखना था। मानर्क से बाहर निकलने का एक हताश व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। ये शैतान के साथ एक सौदा था और मेरे नए जीवन की शुरुआत थी, एक याडांग। जेल लौटकर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे बैरन का विश्वास जीता गया। मैं जन्मजात आकार बदलने वाला हूँ। वॉलेस की मदद से मैंने उन किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरा दिया जो बैरन को परेशान करने की हिम्मत करता था, और तेजी से जंगली जानवर की प्रतिष्ठा अर्जित की। पलक झपकते ही मैं गिरोह का एक प्रमुख सदस्य बन गया। मैं सभी गुप्त जानकारी प्राप्त कर लेता था और हर बातचीत की रिपोर्ट वॉलेस को देता था। जल्द ही वॉलेस के पास गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक सब कुछ था, और पलक झपकते ही बैरन को दबोच लिया गया और उसका पूरा साम्राज्य ढह गया। मैं स्वतंत्र हो गया और वॉलेस का करियर आसमान छूने लगा। हम पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए, एक ऐसी जोड़ी जो खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत बंधन से बंधी थी। वॉलेस को वो भाई मिल गया जिसकी उसे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। वर्तमान में लॉटेन लिस्ली नाम की एक युवा अभिनेत्री बड़ी मुसीबत में है। उसे प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस प्रमुख सीन उससे पूछताछ कर रहा है। वो कांप रही है, इस बात पर जोर दे रही है कि उसे नहीं पता कि उसने क्या पी लिया है, सोचकर कि ये सिर्फ वजन घटाने की दवा थी। सीन ने हर तरह के लोगों से मुलाकात की थी और उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता था, लेकिन उसकी कहानी में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उसके फोन पर लगी तस्वीर को देखा और तस्वीर में मौजूद आदमी को पहचान लिया। उसे पता था कि लेस्ली एक ऐसे खेल का मोहरा मात्र है जिसमें वो अनजाने में भाग ले रही थी। उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे वो ठुकरा नहीं सकती थी। वो उसे जाने देगा यदि वो अपने मालिक का नाम बता दे। उसी समय में और वॉलेस उसके प्रमोशन का जश्न मना रहे थे। मैंने अपना ग्लास उठाया और वॉलेस को एक तोहफा दिया, एक और केस के लिए एक नया सुराग। ये एक नीले क्रिस्टल ड्रग का प्रकार है जो सड़कों पर धूम मचा रहा है।
मेरा मतलब है एक क्रूर बदमाश का नाम हैरी। और इस तरह हमारे पास अगला लक्ष्य था। अविश्वसनीय रूप से हैरी ही वो व्यक्ति था जिसने लेस्ली को वजन घटाने वाली गोलियां दी थीं। वो वही है जिसे पुलिस प्रमुख सीन ढूंढ रहा है। उसी समय हैरी एक सुनसान गोदाम में उत्तर कोरियाई तस्कर जेनिस से मिल रहा था। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हैरी के गुर्गे ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भी पल लड़ने को तैयार हों। उनके हाथ में हथियार थे जो भी उनके रास्ते में आए उसे खत्म करने के लिए तैयार थे। वे क्रूर लोगों का झुंड थे और साफ तौर पर किसी भी आम खास से कहीं ज्यादा थे। समझौता पूरा हो गया। हैरी गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा। गाड़ी चलाते समय उसका फोन बज उठा। मैं कॉल कर रहा था, एक दोस्त होने का दिखावा कर रहा था। अंदर से एक आवाज उसे शॉन से भागने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे ट्रेन स्टेशन भागने के लिए कहा, यही भागने का एकमात्र मौका था। फिर मैंने सीन की टीम से बचने के लिए गाड़ी चलाई। हैरी को कुछ और मिनट दिए, लेकिन ये सब एक दिखावा था। जब तक हैरी स्टेशन पहुंचा, सीन की टीम बंदूकें ताने उसका इंतजार कर रही थी, तैयार है उसे जकड़ने के लिए। लेकिन फिर एक ट्रेन आई और जब वो रुकी तो वॉलेस और उसका दल जैसे हवा से प्रकट हुए, गिरफ्तारी के लिए तैयार। हैरी फंस गया था, खुद के बनाए जाल में फंसा एक सांप। पिछली सीट पर हैरी पूरी तरह से घबराया हुआ था। वॉलेस और मैं हर तरफ से उस पर हमला कर रहे थे, एक डबल पंच जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। हमें किसी जुर्म कबूलनामे की जरूरत नहीं थी, हम एक बड़ी मछली चाहते थे। वॉलेस ने एक समझौता पेश किया, अगर हैरी उसे सरगना को पकड़ने में मदद करता है तो वो हैरी के साथ नरमी बरतेगा, वो व्यक्ति जो वास्तव में सब कुछ चला रहा था। इस बीच शहर में कहीं और पुलिस प्रमुख शॉन को अपने मुखबिर लेस्ली से एक टिप मिली। वो उसे एक शानदार होटल में एक गुप्त पार्टी के बारे में बताया। शहर के अभिजात वर्ग का एक जमावड़ा जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बेटे नाथन भी शामिल थे। यह पूरा मामला टाइम बम की तरह था। जब दावत शुरू हुई तो मावलेस और हमारी टीम तैयार होकर अपनी जगह पर थे, लेकिन इस बार हमारे साथ हैरी और उसके गुर्गे भी थे। मैंने एक हाईटेक चश्मा पहन रखा था जिसमें एक छिपा हुआ कैमरा था, एक गुप्त हथियार जो उस रात के हर विवरण को रिकॉर्ड करेगा। मैं सीधे तूफान के बीच में था, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेस्ली की चिंता भरी उपस्थिति से लेकर नाथन के आत्मसंतुष्ट चेहरे तक। जैसे ही पार्टी अपने चरम पर पहुंची, शेरिफ सीन और उसकी टीम अंदर घुसी बंदूकें तैयार थीं। लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया। हाई प्रोफाइल अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने का सुनहरा अवसर चूक गया। वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। इस बात से नाराज था कि वॉलेस ने उससे एक कदम आगे बढ़कर काम कर लिया था। ये एक पूर्ण आपदा थी और इससे भी बदतर उसके मुखबिर लेस्ली बीच में फंस गई थी और नशे में थी। जब नाथन को गिरफ्तार किया गया तो असली खेल शुरू हुआ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नाथन के पिता ने तुरंत अपने शीर्ष वकील को वॉलेस के कार्यालय भेजा। ये वकील एक जहरीले सांप जैसा था जिसने वॉलेस को एक आकर्षक पदोन्नति और शक्ति और प्रतिष्ठा से भरे जीवन की पेशकश की। ये शैतान के साथ एक सौदा था और वॉलेस, जो हमेशा एक ईमानदार आदमी होने का दिखावा करता था, ने तुरंत अपना असली चेहरा दिखाया। शक्ति की प्यास सब कुछ हावी होने के कारण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। उसका पहला विश्वासघाती कार्य मुझे बुलाना और हैरी को आदेश देना था, मेरे चश्मे वाले कैमरे ले लो। हैरी और उसके गुर्गे कोई मामूली लोग नहीं थे। उन्होंने मेरा पीछा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। लड़ाई बहुत क्रूर थी। हैरी के गुंडों ने चश्मा छीनने के लिए हर गंदे तरीके का इस्तेमाल किया। मुझे बुरी तरह पीटा गया और उन्होंने मेरे पैरों पर गाड़ी भी चढ़ा दी। उसी समय पुलिस प्रमुख सीन को एक ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया जो उसने किया ही नहीं था। ये सब उन्हीं लोगों द्वारा रची गई एक उत्कृष्ट चाल थी जिन्होंने हैरी को मुझे ढूंढने के लिए भेजा था। जैसे ही मैं बेहोश होने वाली थी, हैरी ने मुझे एक बहुत मजबूत दवा का इंजेक्शन दिया और जब मैं जमीन पर गिरी तो उसने अपना लाइटर निकाला और मेरे पैर जला दिए। वो शैतान द्वारा प्रेतवादित व्यक्ति की तरह था, एक क्रूर व्यक्ति जिसे परिणामों की कोई परवाह नहीं थी। वीडियो फुटेज उसके हाथ में था, उसने मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। 3 महीने बीत गए, मैं बस अपनी परछाई रह गई थी। एक सच्चा नशेड़ी एक खेल में प्यादा जिसे मैं खेलना भी नहीं चाहता था। हैरी के साथ उस भयानक रात के बाद मेरा शरीर टूट गया था, मेरा दिमाग युद्ध का मैदान था। लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरा पुराना दोस्त क्रिस मेरे साथ था जिसने मुझे इस विपदा से निकलने में मदद की। एक सच्चा दोस्त जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं अभी भी जीवित हूँ, लेकिन एक घबराया हुआ व्यक्ति विश्वासघात से ग्रस्त और हैरी के प्रति घृणा की आग मेरे अंदर जल रही है। मैं बदला लेने की कसम खाता हूँ, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसी समय एक भरी हुई अदालत कक्ष में शॉन आखिरकार आजाद था। फैसला सुनाया गया। बरी उसका नाम आखिरकार साफ हो गया। उसकी पत्नी और बेटी रो पड़ी। लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए उन्हें गले लगा लिया, लेकिन खुशी क्षणिक थी। प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक अभियान के एक विषैले सांप ने उसे संपर्क किया। नाथन के पिता को गिराने के लिए एक सौदा पेश किया। शॉन ने उनकी चाल को समझ लिया। वो बदला लेने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो बस अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया जो उसके चरित्र का सच्चा प्रमाण था। इस बीच लेस्ली नए माहौल में थी। वो लड़की जो एक लाडली स्टार हुआ करती थी, अब खुद के लिए काम करने वाली एक सख्त मुखबिर बन गई थी। उस रात वह एक मिशन पर थी, वाकई एक असली गिरगिट। उसने जरूरी जानकारी हासिल कर ली थी और भागने की राह पर थी जब वो मुझसे टकरा गई। उसके बाद मैंने उसे बिजली का झटका देकर बेहोश होने की हालत में पकड़ लिया। उसी रात देर से मुझे सीन मिला। शॉन का खून जम गया। उसने मेरे चेहरे को पहचान लिया, उसी आदमी का चेहरा जिसे उसने फंसाया था। गुस्से में उसने मुक्का मारा जो सीधे मेरे जबड़े पर लगा। लेस्ली अचानक प्रकट हुई, सीन को एक और मुक्का मारने से रोका।
हम तीनों खामोशी से खड़े रहे, भावनाओं का बवंडर, जब तक कि लेस्ली ने अंततः हम सभी को एक निजी कमरे में नहीं ले जाया। मैंने पैंट ऊपर कीजले हुए पैरों को दिखाते हुए एक दुस्वप्न साबित हुआ कि मैं भी एक शिकार थी। उन्हीं की तरह उस कमरे में मैंने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। मैंने उन्हें बताया कि हैरी एक राक्षस है, एक ड्रग लॉर्ड जिसके पास अब पूरी फौज है, जिसमें उत्तर कोरियाई तस्कर जेनिस भी शामिल है। मैंने समझाया कि हम सभी का फायदा उठाया गया था, बस एक बड़ी बिसात पर मोहरे थे। हमने देर तक बातें की और उस रात के अंत में हमने एक ड्रीम टीम का गठन किया। हमारी योजना सीधी थी, मैं और सीन हैरी का पीछा करके फुटेज हासिल करेंगे जो उसे नीचे गिराने का एकमात्र सबूत है। इस बीच लेस्ली नाथन द्वारा आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करेगी ताकि और अधिक फुटेज प्राप्त कर सके और इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। अगले दिन सीन और मैं जेनित के घर के सामने पहुंचे। वह उत्तर कोरियाई तस्कर। जेनित कम बोलने वाली महिला थी और हमारे छोटे से काम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि लक्ष्य हैरी है तो उसका रवैया बदल गया। उसका उस व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत झगड़ा था। वो हमारी टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो गई और हैरी की पूरी तस्करी गतिविधि का खुलासा किया। उसने समझाया कि ड्राइवर आदतन होते हैं और प्रत्येक शिपमेंट से पहले हमेशा एक ही रेस्तरां में रुकेंगे। ये हमारा सुनहरा टिकट है, हैरी को हमेशा के लिए गिराने का सही मौका। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना हम दोनों अपने लक्ष्य को खोजने के लिए रेस्तरां में गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने ड्राइवर को वहां देखा। वो वाकई एक तगड़ा आदमी था और उसके साथ हैरी का दाहिना हाथ चल रहा था। वही था। फिर एक काली सेडान आई और हैरी बाहर निकला। शॉन का खून जम गया। वो अपना संयम खो बैठा और उसका दिमाग व्याकुल हो गया। वो एक अकेले भेड़िए की तरह आगे बढ़ा, योजना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पूरे स्थान को अस्त व्यस्त कर दिया। रेस्तरां अब युद्ध का मैदान था जिसमें शॉन अकेले हैरी के गुंडों से लड़ रहा था। इस बीच हैरी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे टकरा गया। हम दोनों आमने सामने थे, दो कट्टर दुश्मनों के बीच जानलेवा जंग। अंत में हैरी को पकड़ लिया गया। हमने उसे वश में कर लिया और उससे हमें कैमरे का फुटेज मिल गया, हमारा गोल्डन टिकट। उसी समय लेस्ली एक नाटक कर रही थी। वो नाथन द्वारा आयोजित पार्टी में थी और वो जगह सचमुच एक सर्कस थी। वो अपने क्षेत्र में माहिर थी और ड्रग्स के प्रभाव में होने के बावजूद उसने हर विवरण को नोट किया। देश के सबसे शक्तिशाली लोगों के चेहरों से लेकर हमारी नजरों के सामने होने वाले ड्रग्स के सौदों तक। जब मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा था, मुझे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। एक भयानक मुक्के ने मुझे हिला दिया। मुझे पता चला कि जिसने मुझे सारे दुख दिए थे वह वॉलेस था। वो भाईवा दोस्तवा आदमी जिस पर मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। हमें और शॉन को पता नहीं था, वॉलेस हमसे एक कदम आगे बढ़ गया था। शॉन की टीम के सदस्यों में से एक जासूस था, हमारे संगठन में एक गद्दार, और उसने वॉलेस को सब कुछ बता दिया। वॉलेस जानता था कि हम उसे खोजने आ रहे हैं। उसने तुरंत नाथन को फोन किया, चेतावनी दी कि लेस्ली एक मुखबिर है, लेकिन लेस्ली बहुत तेज थी। वो क्रिस के साथ भाग निकली। जब लेस्ली और क्रिस गाड़ी चलाकर चले गए तो शॉन ने उन्हें फोन किया। उसकी आवाज राहत से भरी थी। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने कर दिखाया है कि वे आखिरकार आजाद हो जाएंगे। शॉन ने अचानक उस मामले का जिक्र किया जिसने लेस्ली से सब कुछ छीन लिया था और उसने सबसे पश्चातापी चेहरा बनाया। लेकिन अचानक क्रिस की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। चीजें और खराब हो गईं। लेस्ली मौत से बस कुछ ही सेकंड दूर थी। नाथन के गुंडों ने आकर उसका फोन छीन लिया और उसका जीवन समाप्त कर दिया। मैं और शॉन घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी तरह से बिखर गए। अपने दोस्त के खोने से हमारा दिल टूट गया और उसके साथ आए सबूत। शॉन इतने गुस्से में थे कि वे प्रेतवाधित लग रहे थे। उनकी आवाज नफरत से भरी हुई थी जब उन्होंने मुझसे कहा कि लेस्ली और क्रिस की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें एक नई योजना की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो वॉलेस को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। मैंने सीन की आंखों में देखते हुए उस एक चीज का उपयोग करने का फैसला किया जो हमारे पास बची थी, होटल का फुटेज। मैंने इसे वॉलेस को एक चारा के रूप में भेजा, एक शार्क को पकड़ने के लिए एक ही मछली पकड़ने वाली डोरी, और ये निशाने पर लगा। हम दोनों अंततः मिले और ये फिल्म का सबसे अंधकारमय क्षण था। मैंने उस आदमी की आंखों में देखा जिसे मैं भाई कहता था, केवल शैतान का चेहरा देखने के लिए। वॉलेस ने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो मुझे एक प्यादा समझता था, एक छोटा मोटा अपराधी जिसने किसी तरह उसे परेशान कर दिया था। अगले दिन मैं जेनिस से मिला। सीन नाथन के प्रतिद्वंद्वी को फुटेज सौंपने की योजना बना रहा था जो राष्ट्रपति पद के अभियान को खत्म कर देगा। लेकिन जेनिस की एक गुप्त योजना थी। उसने हमें धोखा दिया, एक डबल क्रॉस, और जब शॉन लेन देन करने के लिए जा रहा था तो उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जो वॉलेस को नहीं पता था वो ये था कि शॉन की फुटेज सिर्फ एक कॉपी थी। मूल अभी भी मेरे पास है। वॉल्स दीवारों को करीब आते हुए महसूस करते हुए एक सोची समझी चाल चला। उसने वीडियो की एक प्रति सार्वजनिक की, खुद को नायक बनाने के लिए एक नाटक। वॉलेस ने सीन से पूछताछ शुरू किया, पूछते हुए कि उसने असली फुटेज कहाँ छिपाया है और मैं कहाँ हूँ। लेकिन सीन ने हार नहीं मानी, इसलिए वॉलेस ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। यह एक गंदा दांव था, लेकिन इसने काम किया। शॉन गिर गया और उसने मेरा ठिकाना बता दिया। वॉलेस ने तुरंत हैरी को फोन किया और उसे मुझे मारने का आदेश दिया। जनता के बढ़ते दबाव के कारण नाथन को एक अप्रत्याशित मूत्र परीक्षण करने के लिए मजबूर किया गया। ये एक बुरा सपना था और वो जानता था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। लेकिन नमूने की जांच से पहले कहीं से एक कर्मचारी आया और उसे बदलने के लिए एक नकली नमूना दिया। यह सब वॉलेस द्वारा रची गई एक बड़ी अधिक भयावह योजना का हिस्सा था, जिसके कारण नाथन को निर्दोष घोषित किया गया। जल्द ही राजनेताओं और अधिकारियों का एक समूह वॉलेस और नाथन को बधाई देने आया। युवक के निर्दोष साबित होने के साथ उसके पिता के राष्ट्रपति चुनाव अभियान ने गति पकड़ी।
उन्होंने राष्ट्रपति की बहस देखने के लिए टीवी चालू किया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक रिपोर्टर ने एक लाइव प्रसारण के बारे में बात करना शुरू किया जो नाथन और वॉलेस के बीच एक गुप्त बातचीत थी जो पूरे देश में प्रसारित हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, वो आदमी जिसे वे मर चुका समझते थे। इस बीच हैरी मेरी कार के पास आ रहा था, मुझे खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन जेनिस की टीम ने उस पर अचानक हमला कर दिया। ये एक सदमा था, एक ऐसा गुप्त वार जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर सबको पता चला कि जेनिस का धोखा भी मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने एक लंबी चाल चली थी, एक असली मास्टरमाइंड जिसने इतनी पागल योजना बनाई थी कि उसे सफल होना ही था। हैरी पूरी तरह से टूट गया था और उसके आसपास उसका पूरा साम्राज्य ढह गया और उस रात उसकी जिंदगी का अंत हो गया। यह भी खुलासा हुआ कि शॉन की गिरफ्तारी कोई गलती नहीं थी, मेरी योजना का हिस्सा था। मुझे पता था कि वॉलेस शॉन को जानकारी लेने आएगा और मैं उसके लिए तैयार था। पूछताछ के दौरान शॉन ने वॉलेस की लाइटर को एक जासूसी डिवाइस से बदल दिया। एक एकल साक्ष्य उसे नीचे गिरा देगा। वॉलेस की पूरी दुनिया ढह रही है। अपने गुस्से में वह मेरे पीछे दौड़ा। दो आदमी आखिरकार छत पर मिले। दो पूर्व मित्रों, एक याडांग और एक अभियोजक के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। लाइव प्रसारण के बाद इसका परिणाम अव्यवस्था का ढेर था। नाथन के पिता ने लोगों का विश्वास खो दिया, उनका राजनीतिक करियर राख हो गया। नाथन खुद एक अव्यवस्था था। टेलीविजन पर पर्दाफाश होने के बाद उसका दिमाग युद्ध का मैदान बन गया था। दूसरी ओर वॉलेस अब कानून से बच नहीं सकता था। उसका समय समाप्त हो गया था और ये सभी जानते थे। उसके आतंक के शासन का अंत हो गया था। जो खुद को अजय समझता था उसके लिए ये एक आपदा थी। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम मुझे अपने वास्तविक रूप में लौटते हुए देखते हैं, जेनिस के साथ एक सौदा करते हुए। मुझे एक बड़ी रकम मिलती है, मेरे प्रयासों का इनाम, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सीन मुझसे दूर से ही पीछा कर रहा था। जैसे ही सौदा पूरा होने वाला था, पुलिस की छापेमारी हुई और ये एक अराजकता थी। मैंने पैसों का बैग उठाया और भाग निकला। सीन मेरे ठीक पीछे था। मैं और सीन एक दूसरे के सामने थे, लेकिन गिरफ्तार करने के बजाय हम दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। हम दोनों ने न्याय को अपने तरीके से लागू करने का अपना अपना तरीका निकाल लिया था, उनके विनाश का प्रयास करने वाली एक व्यवस्था के बाहर। शॉन और मैंने पैसे बांटने का फैसला किया। यह विद्रोह का एक अंतिम कार्य था, दो पुरुषों के बीच एक हाथ मिलाना जिन्होंने नर्क का अनुभव किया था। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।